आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को अपना सही नाम बताने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 बड़ी बातें कही हैं, जिनमें पहली बात यह है कि पुलिस लोगों को उनकी दुकान के बाहर या ढाबे के बाहर उनके नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दूसरा, होटल, दुकानों और ढाबों के मालिक ये तो बता सकते हैं कि उनके यहां शाकाहारी खाना मिलता है या मांसाहारी खाना मिलता है, लेकिन किसी भी दुकानदार को उसका या उसके कर्मचारियों का नाम पूछने के लिए या बाहर बोर्ड लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तीसरा, पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और यह फैसला लागू ही नहीं होना चाहिए था। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि उन्होंने इस फैसले को आखिर किस उद्देश्य से लागू किया था। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद अब मुजफ्फरनगर में जिन ढाबा मालिकों ने, जिन दुकानदारों ने अपने दुकानों और ढाबों के बाहर अपने नाम के नए बोर्ड लगा दिए थे, उन लोगों ने अब अपने नए बोर्ड्स को हटाना शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको यह पता चले कि संगम भोजनालय, मां भवानी जूस कॉर्नर, जनता वैष्णो ढाबा, श्री खाटू श्याम ढाबा, नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, हिमालयन ढाबा, सैनी रेस्टोरेंट, पंजाबी ढाबा, चौधरी स्वीट्स, नीलम स्वीट्स और अनमोल कोल्ड ड्रिंक्स जैसी दुकानों और ढाबों के मालिक असल में मुस्लिम समुदाय के हैं, तो क्या आप इन ढाबों पर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे? मेरा भी आपसे आज ये सवाल है, अगर आपको यह पता चल जाए कि किसी वैष्णो ढाबे का मालिक किसी दूसरे समुदाय का है, तो क्या आप वहां पर खाना खाना छोड़ देंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को क्या आज के इस युग में अपना नाम छिपाने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता हो सकती है किसी को भी अपना नाम छिपाने की? एक जमाना था जब बड़े बड़े अभिनेताओं ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने नामों को बदल लिया था। वो दूसरे नामों से फिल्मी स्क्रीन पर आते थे। जैसे मशहूर अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए थे, मुमताज बेगम मधुबाला बन गई थी, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी मशहूर कॉमेडियन जगदीप बन गए थे और मशहूर कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी असल में जॉनी वॉकर बन गए थे। लेकिन आज के नए भारत में क्या किसी को भी अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता है? क्या किसी को भी यह करने की जरूरत है? आज शाहरुख खान को क्या अपना नाम बदलने की आवश्यकता है? सलमान खान और आमिर खान की पहचान उनके मूल नामों से होती है और इन तीनों खान्स के जो फैंस हैं उनमें सभी धर्मों के लोग हैं, उनमें हिंदू धर्म के भी लोग हैं और करोड़ों हिंदू धर्म के लोग इन तीनों खान्स की फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से टिकट खरीदते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब आप शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो क्या आपको पता नहीं होता कि शाहरुख खान एक मुस्लिम है, वो इस्लाम को मानने वाले अभिनेता हैं, लेकिन तब भी देश के हर वर्ग में उनके फैन हैं और लोग उनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। और यहां बात सिर्फ फिल्मों की और अभिनेताओं की नहीं। आज हमारे ही देश में एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की चेन है जिसका नाम है करीम्स। उसकी 140 से ज्यादा ब्रांच है। अल बेक रेस्टोरेंट के देश भर में 180 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। इसी तरह नजीर फूड्स की भी हमारे देश में कई शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं। और ऐसा नहीं है कि नाम के कारण इन रेस्टोरेंट्स को कोई नुकसान हुआ है। ये मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आपके शहर में भी होंगे। लेकिन क्या आप आज जो हिंदू हैं, क्या वो निजाम से खाना नहीं मंगाते? क्या वो करीम से खाना नहीं मंगाते? क्या नजीर फूड से खाना नहीं मंगाते? मंगाते हैं। सच्चाई यह है कि अपने नाम के कारण ही ये सारे रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स इतनी चर्चित हैं और चल भी रही। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में यह बहस शायद सही ही नहीं होगी कि किसी दुकानदार या रेस्टोरेंट का मालिक अगर अपनी पहचान बता देता है सही तो इससे उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से आगे आज आप समझ पाएंगे। आज हमारी टीम मुजफ्फरनगर में कई दुकानों और ढाबों पर गई जहां ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि उन्हें किसी दुकानदार के नाम से, उसकी पहचान से या उसके धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ढाबा अच्छा होना चाहिए, रेस्टोरेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, बैठने की जगह बढ़िया होनी चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को खतरे में बताने की दुकानें अलग अलग अब चला रहे हैं। यह भी एक अलग दुकान है
और इस दुकान का नाम है कि इस के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। और अपनी इन्हीं दुकानों को बचाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे मामलों में इतना ज्यादा द्वंद्व पैदा कर देते हैं कि देश वास्तविकता को असल में समझ ही नहीं पाता। अब हम आपको श्रावण मास के बारे में भी आज जरूर कुछ बताना चाहेंगे, जिसे सावन का महीना कहते हैं और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव और देवी पार्वती भूलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और इसीलिए इस श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक किया जाता है। इसलिए इस मास को इतना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यह मान्यता भी है कि जब श्रावण मास में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और इस समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला था, तो शिवजी ने संसार की रक्षा करने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और इस विषपान से उनका ताप काफी बढ़ गया था और इसी के बाद देवराज इंद्र ने जल वर्षा करके शिवजी के इस ताप को कम किया था, जिसकी वजह से अब हर वर्ष श्रावण के महीने में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। हालांकि शिवजी से जुड़े एक प्रसंग में एक बहुत बड़ी सीख भी आपके लिए छिपी हुई है और वो ये है कि आपको अच्छे में हमेशा पीछे और बुरे में हमेशा आगे रहना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तब कोई भी उस विष को पीना नहीं चाहता था और इसके बाद भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को पिया। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उन्होंने इस अमृत को देवों को पीने के लिए दे दिया, देवताओं को दे दिया और खुद पीछे रहे। इसीलिए कहते हैं कि जो होकर भी ना हो, जो शून्य भी हो और शून्य से निकली सृष्टि भी हो, जो कण कण में व्याप्त हो और जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो, जिनमें सृष्टि भी विलीन रहे, वही भगवान शिव है। कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस एड हॉक कमेटी ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव दिया, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 23 जून 1947 को अपनी खुद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस 10 सदस्यों वाली कमेटी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद 10 जुलाई 1947 को जब इस कमेटी की पहली बैठक हुई तब इसमें शामिल होने के लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जबकि वो इस कमेटी में नहीं थे। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज वही रहेगा जिसे कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1931 में मान्यता दी थी। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के झंडे को ही कुछ मामूली बदलावों के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना दिया था। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर आज की स्थिति में बीजेपी ये कहने लगे कि वो अपनी पार्टी के झंडे को कुछ बदलावों के साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज बना रही है। अगर ऐसा हो तो विपक्षी दल सोचिए आज क्या कहेंगे। अगर आज बीजेपी ये कह दे कि हम अपने झंडे को उसमें कुछ और छोटे मोटे बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं, तो विपक्षी दल क्या कहेंगे आज आप वो जरा कल्पना करके देखिए। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के झंडे को भी तिरंगा ही कहा जाता था, क्योंकि ये उन्हीं तीनों रंगों का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफेद रंग था, जिस पर नीले रंग का एक चरखा बना हुआ था, और सबसे नीचे यही हरा रंग था जो आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। और कांग्रेस पार्टी के इसी ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहते थे, जिसे बाद में संविधान सभा ने भी सिर्फ एक बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया था। अब आपके लिए क्विज ये है कि कौन सा बदलाव था। ये कांग्रेस पार्टी का झंडा आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज अगर आप देखेंगे तो इसमें और उसमें क्या बदलाव है। एक बदलाव यह था कि कांग्रेस के ध्वज में बीच में जो चरखा है, ये जो अंकित चरखा है, ये पीछे से देखने पर उल्टा दिखाई देता था, और जिसके कारण कई सदस्य चाहते थे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इस चरखे की जगह नीले रंग के धर्म चक्र को अंकित किया जाए, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं, जो कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि देखिए इसमें समस्या ये थी कांग्रेस के झंडे में, अगर आप सामने से देखेंगे तो चरखा आपको ठीक दिखाई देगा, लेकिन अगर पीछे से जाकर इस झंडे को देखेंगे तो आपको चरखा उल्टा दिखाई देगा, और इसीलिए उसकी जगह ये अशोक चक्र लगाया गया। और इसी बदलाव के साथ आज ही के दिन, आज से 77 वर्ष पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने संसद में 2.5 घंटे तक उनका गला घोंट कर रखा था और उनकी आवाज को दबा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी
आज अपने उसी भाषण का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने 2 जुलाई को लोकसभा में दिया था। यह भाषण 2 घंटे 14 मिनट का था और इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने लगातार उनके भाषण को शोर शराबा करके बाधित करने की पूरी कोशिश की थी, उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की थी। इस दौरान खुद राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने के लिए कह रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। लेकिन अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उस दिन विपक्ष ने संसद में उनका गला घोंट कर रखा और यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ था। और बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह बयान दिया, वो गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे, वो भावुक भी हो रहे थे और उनके चेहरे पर एक निराशा भी थी। यानी ये जो बात हुई है ये उन्हें वाकई बहुत परेशान करने वाली बात है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। अब आप ये देखिए कि जब यही विपक्ष चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाता था कि वो तानाशाह हैं, वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, तब लोग कहते थे ये लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और देखिए, जिस दिन ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे, उन्हें ये हेडफोन अपने कानों पर लगाना पड़ा था। ये तस्वीरें मैं निकाल कर लाया हूं। ये हेडफोन उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि विपक्ष के जो सांसद थे वो इतना शोर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वो ये हेडफोन उन्होंने पहना और फिर अपना भाषण उन्होंने दिया। 2.5 सेकंड भी ऐसे नहीं आए जब विपक्ष के सांसदों ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर यह सुनने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब दे रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है, तो सुनकर तो देखो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सेकंड के लिए भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया और इतने शोर शराबे के बीच वो लगातार बोलते चले गए, जैसा मैं आपको बताया था, हेडफोन पहनकर। और आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी पर यही विपक्ष आरोप लगाता था कि वो तानाशाह है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। और आज वही आरोप प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगा रहे हैं। विपक्ष ने जब पीएम मोदी पर यह आरोप लगाए तब कहा जाता था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं, वो उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज को जबरदस्ती दबा दिया गया, तो क्या अब लोकतंत्र और वही संविधान खतरे में नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज आप सबको गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए। सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं, कोई पार्टी कभी अच्छा प्रदर्शन करती है, कोई पार्टी कभी खराब प्रदर्शन करती है, लेकिन क्या कुछ सीटें ज्यादा जीतने के बाद आप लोकतंत्र की इज्जत करना कम कर देंगे? क्या अपना लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे? क्या अपने नियम कानून लागू करने की कोशिश करेंगे? और क्या यह सोचेंगे कि अब आप सारा पासा पलट देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले के मुकाबले कुछ सीटें ज्यादा जीत ली? जो बाइडेन ने इस बार का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, रेस से बाहर हो गए हैं और यह फैसला उन्होंने चुनावों से 3 महीने 14 दिन पहले लिया है। सिर्फ 81 वर्ष के जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि अभी उनका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति होने के नाते उनकी सबसे पहले दावेदारी बन रही थी। लेकिन अब जो बाइडेन ने एक पत्र लिखकर यह ऐलान कर दिया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो बाइडेन को आखिरी वक्त में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस क्यों लेना पड़ा, जबकि 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब तक भगवान खुद नीचे आकर मुझसे उम्मीदवारी छोड़ने को नहीं कहते तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत मजबूत उम्मीदवारी
और जो बाइडेन अब साफ साफ अपनी हार को देख रहे थे। जिस वक्त जो बाइडेन ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान किया, उस वक्त उनके विरोधी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, वहीं जो बाइडेन की लोकप्रियता गिरने लगी। इसके बाद ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने अमेरिका में उनके समर्थन में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी, जिससे बाइडेन की स्थिति और कमजोर हो गई। जो बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति न लड़ने की दूसरी बड़ी वजह है उनकी पार्टी का उन पर बढ़ता हुआ दबाव। जो बाइडेन की पार्टी के नेता उन पर चुनाव न लड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। हार के डर से कई नेता चाहते थे कि बाइडेन पीछे हट जाएं और उनकी बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई और नेता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने।